दोस्तों नमस्ते। मेरी रचना प्रक्रिया का कोई रासायनिक सूत्र नहीं है और मुझे कभी नहीं पता चलने पाता कि कविता कब किस क्षण में कहाँ से मुझ पर हमला करती है, मुझे धराशायी कर देती है, कब वह मेरे लिए औषध बन जाती है, मुझे जीवन दान देती है। एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि कविता और अपने जीवन के बीच में मैंने कभी कोई अंतर नहीं किया, और अगर यह अंतर कभी मुझे ही नज़र आया तो सबसे पहले मैं ही अपनी कविताओं को फाड़ दूंगी। तो अगर मेरे चलने उठने बैठने जीने में कविता नहीं है तो मेरे लिए उस कविता का कोई औचित्य भी नहीं है। और शायद आपको अचरज लगे, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि मुझे सचमुच नहीं पता चला मैं कब कवि बन गई। लोग बोलने लगे कि बाबूशाह कवि है, तो मैंने इस बात को उनको सम्मान देते हुए स्वीकार कर लिया। जो कविताएं मैं पढ़ूंगी उससे आपको मेरी यह कहन और साफ हो जाएगी। कविता में अकर्मक क्रिया हूँ। कविता अपने सौंदर्य के लिए थोड़ा छद्म संभव कर लेती है बिना हिचकिचाहट। कविता अपने सौंदर्य के लिए थोड़ा छद्म संभव कर लेती है बिना हिचकिचाहट। एक सच्चे जीवन की उपमा एक सच्चा जीवन ही हो सकता है। कविता आग का फूल है, जीवन फूल की आग। कविता नदियों का कोरस है, जीवन पानी का एकल आलाप। सरल है कविता की कठिन बनावट को अर्जित करना। सचमुच सरल है कविता की कठिन बनावट को अर्जित करना। जीवन की सरल बनावट कठिन है। कोई आता है अब मेरे यहाँ कविता से मिलने, कहती हूँ बैठो फूल की आँच चखो, बैठो फूल की आँच चखो, पानी पियो, कविता के शिल्प की नहीं मुझसे जीवन के शिल्प की बात करो। अगली कविता है भाषा में विष। जिनकी भाषा में विष था उनके भीतर कितना दुख था। जिनकी भाषा में विष था उनके भीतर कितना दुख था। दुखों के पीछे अपेक्षाएं थी, अपेक्षाओं में दौड़ थी, दौड़ने में थकान थी, थकान में हताशा थी, हताशा में भाषा थी, भाषा में विष था, उनके भीतर कितना दुख था। कुछ कविताएं जिनके शीर्षक अभी तय नहीं हुए हैं। डर शायद सभी को लगता है, डर शायद सभी को लगता है। मसलन कि बच्चों को अंधेरे से डर लगता है, बड़ों को उजाले से डर लगता है। मसलन कि बच्चों को अंधेरे से डर लगता है, बड़ों को उजाले से डर लगता है। हाथी को चींटी से डर लगता है, साधुओं को अपने अतीत से डर लगता है। डर के बारे में अक्सर मैं सोचती हूँ, डरे हुए लोगों के बारे में भी थोड़ा डर जाती हूँ, यह सोचकर कि जब तक इस दुनिया में डर कायम रहेगा माउंटेन ड्यू और ईश्वर का मार्केट कभी डाउन नहीं होगा। अपने डर के बारे में दोस्तों से कहती हूँ, जब वे पूछते हैं क्या सच में, तब जोर देकर कहती हूँ हाँ सच में मुझे डर लगता है। हाँ सच में मुझे डर लगता है कवियों से, कॉकरोच से और पुरुषों से। फिर अपने कथन की प्रसंगहीन व्याख्या करने लग जाती हूँ। बात बात पर आहत हो जाते हैं कवि, कभी कभी बेबात भी। कविताएं लगती हैं दिल के बहुत करीब, पर ना जाने क्यों कवियों से थोड़ा डर ही लगता है। आसमान की ओर मुंह करके भी छोड़ा जाए कोई उड़ता तीर, कोई ना कोई बहादुर कवि अपने सीने पर ले लेता है। जीवित भर नहीं, स्वर्गीय कवियों से भी मुझे डर लगता है। वे कभी भी बीड़ी फूंकते हुए सपनों में दाखिल होकर पूछने लग जाते हैं अजीबोगरीब सवाल, मसलन कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। फिर कॉकरोच से लगता है मुझे डर, इस ग्रह में विचरने वाले सबसे विचित्र जीव जिनकी चाल में होती है एक तरह की दार्शनिक अकुलाहट। कई बार जिज्ञासा जागती है कि जिसने कॉकरोच को बनाया क्या सचमुच उसी ने बनाया है मुझे। इस नियम से देखा जाए तो कोई भी अपराधी नहीं दुनिया में, कोई गलत भी नहीं, कोई कुरूप भी नहीं, और यह कितनी बढ़िया बात है।
फिर भी कॉकरोच से मुझे डर लगता है। मेरे जीवन में जो पुरुष संभव हुए वे मनुष्य अधिक हैं, पुरुष कम। पुरुषों से मुझे थोड़ा डर ही लगता है। चौंकती हूँ क्यों ईसा को, कृष्ण को, शिव को या तथागत को लोग मानते हैं भगवान, जबकि वे बहुत मनुष्य थे। हालांकि किसी भी भगवान से डर नहीं लगता मुझे। भगवान को मानने वालों से बहुत डर लगता है। एक सीरीज चल रही थी साधारण चीज़ों के बारे में, उनमें ही एक कविता है, इसका शीर्षक है आलू। आलू बंडे, समोसे, पैटिस या पेरी पेरी में आलू का होना सबसे स्थूल उदाहरण है आलू की सर्वत्र उपलब्धता के बाबत। भंडारे के प्रसाद में है तरी वाले आलू पूरियों के साथ, और गहन अवसाद में भी आलू हर जगह हैं। कभी कभी बैठती हूँ देर तक उदास लोगों के साथ, कहती हूँ चलो कुछ खाते हैं। पाती हूँ 10 में से 9 दुखी लोग पनीर टिक्के या क्रिस्पी कॉर्न से बिचकते हैं, ऐसे मानो वही सारे फसाद की जड़ हो। जाने क्यों दुखी लोग आलू की भुजिया या तले हुए आलूओं में सहारा पाते हैं। होगी कोई वैज्ञानिक वजह जिसके बाबत मैंने गूगल से सवाल नहीं पूछा तो केवल अपनी जीभ से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से। इंद्रियां और उसके आगे के इलाके में जवाब का जरिया हमेशा भाषा नहीं होती, एक तृप्त चुप्पी भी होती है जवाब, जो भरे पेट वाली शेरनी की आंखों में दिखती है। उन कमज़ोर लोगों में से नहीं हूँ मैं जो आलू सा हो जाने के डर से आलू से बचते हैं। इस दुनिया में सत्य तो कोई भी पा लेता है, तथागत या ईसा या सहजो या मीरदाद, एक ही तो जीवन है। कभी कभी किसी पर आलू का रहस्य खुलता है। कुछ लोगों को आलू समझते हैं, कहते हैं तुम तो कहीं भी फिट हो जाते हो। वे जानते ही नहीं एक उदास दुनिया में जितने ज़रूरी हैं बुद्ध, आलू भी उतने ज़रूरी हैं। कविता की दुनिया से हूँ, पर अब तक मेरी ज़ुबान पोयम के उच्चारण के बदले पोम को स्वीकार नहीं कर पाई, जबकि नींद में भी इतनी आसानी से एल्परमैग्नेन कह लेती हूँ जैसे आलूओं ने मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा हो। आज के बच्चे फिंगर चिप्स जानते हैं, स्नैपचैट जानते हैं, बतकही जानते नहीं। 80 और 90 के दौर वाले बच्चे सर्दियों में सूखे चकौड़े की आग जलाते थे, घेरा बनाकर भूनते थे आलू, गप्पे लगाते थे। दोस्त भले छूट गए, साथ हैं किस्से, दोस्ती और झगड़े की सांझ साथ है। गई गर्मियों में भूने थे पहाड़ों में आलू, पूरे चांद वाली रात की याद साथ है। जैसे बचपन से साथ है धम्मपद और गीता, वैसे ही तब से आलू साथ हैं। असफल हो जाएगा इलन मस्क अपने स्पेस के मिशन में, जो आसमान में वह आलू ना उगा पाए। कमज़ोर सब्जियों का साथ देने या मजबूत सब्जियों की महत्ता बढ़ाने का मौलिक अधिकार लेकर इस दुनिया में आलू आए हैं। यह बात उन लोगों के बाबत नहीं है जो आलू और शालू की तुकबंदी से बाहर नहीं निकल पाए हैं। ऐसे लोगों से मैं बहस नहीं करती जो मानते हैं आलू पुर्तगाल या दक्षिण अमेरिका से आए हैं। अच्छे से मालूम है मुझे आलू दरअसल ज़मीन से आए। अगली कविता, इसका शीर्षक है अनसुनी। जनता सुनती है जिसे नेता बना, जनता सुनती है जिसे नेता बना, नहीं सुनती जिसकी तानाशाह हो गया। समाज सुनता है जिसे सरपंच बना, नहीं सुनता जिसको कवि हो गया। कविता सुनाता है जो साहित्यकार बना, जिसे सुनती है कविता प्रेमी हो गया। जो हर किसी का सब कुछ सुनता है धीरज से, चर्च का कन्फेशन बॉक्स बना। जो किसी माई के लाल की कुछ भी नहीं सुनता, साला ईश्वर हो गया। आखिरी कविता, इसका भी शीर्षक कभी तय नहीं हुआ है। नरम चीज़ें टूटती नहीं, नरम चीज़ें हवा की तान पर डोलती भर हैं। नरम चीज़ें टूटती नहीं, नरम चीज़ें हवा की तान पर डोलती भर हैं। कभी ऊंचे तो कभी मध्यम लय पर, नरम पत्ते, नरम लकड़ी, नरम रुई, नरम फूल, नरम सुर कभी टूटते नहीं। ये तो सख्त चीज़ें हैं जो टूट जाती हैं ठक से। कांच का गिलास टूट जाता है, पानी नहीं टूटता। टूट जाती फूलों की माला, फूल की सुगंध नहीं टूटती। कांच का गिलास टूट जाता है, पानी नहीं टूटता। टूट जाती फूलों की माला, फूल की सुगंध नहीं टूटती। तुमने क्या सोचा मेरा दिल तोड़ना इतना आसान काम है?
आप सबने मुझे बहुत सब्र से सुना, शुक्रिया जी। अच्छा ठीक है, सर बोल रहे हैं तो हारे हुए पुरुष एक कविता है, वो सुना देती हूँ। ये अब अंतिम कविता। हारे हुए पुरुष में होती है कोई बात, हारे हुए पुरुष में होती है कोई बात, कोई ऐसी चीज़ जो उसे आकर्षक बना देती है। नहीं, यह हताशा नहीं है जो किसी सताई हुई स्त्री के अहम को पोषण दे। बहुत आसान है सताई हुई स्त्री के अहम को पूरना, हताश पुरुष को क्रोध में लाना और भी आसान। हारा हुआ पुरुष बस हारा हुआ होता है, हारा हुआ पुरुष बस हारा हुआ होता है, पौरुष के अतिरिक्त भार से मुक्त, अपने व्यक्तित्व के स्त्री तत्व के थोड़ा और निकट। कभी कभी उस बच्चे की तरह दिखता है हारा हुआ पुरुष जो किसी और ही लोक की ज़ुबान में अपनी बात कह कहकर थक चुका है और अब सो जाना चाहता है कुछ देर को। कोई पुरुष शांत दिखे और अकेला भी, ज़रूरी नहीं तब वह शांति में है। कोई पुरुष शांत दिखे और अकेला भी, ज़रूरी नहीं तब वह शांति में है। बहुत मुमकिन है कि वह लड़ रहा हो कोई जंग चुपचाप। लड़ता हुआ पुरुष अक्सर अपने चारों ओर खींच लेता है एक कटीली बाड़ और अकेला हो जाता है और अकेला। यह हारा हुआ पुरुष है जो अपने कवच से बाहर निकल जाता है एकाएक। यह हारा हुआ पुरुष है जो अपने कवच से बाहर निकल जाता एकाएक, हो जाता थोड़ा वेद्य, प्रेम को ग्रहण कर सकने के लिए थोड़ा तैयार। हारा हुआ पुरुष बहुत बोलता नहीं, फिर भी सीख लेता दुनिया की सबसे सच्ची भाषा बिना किसी जतन के। देह ऊपरी बात है, कपड़े तो और भी बहुत ऊपरी। जीतने की वासना से भरा हुआ पुरुष किसी स्त्री को निर्वस्त्र कर सकता है, नग्न नहीं। हारे हुए पुरुष के सामने स्वतः खुल जाता है भरी छाती वाली स्त्री का हृदय। जीत की चाहना से लथपथ इस संसार में एक सुंदर दृश्य की तरह उगता है हारा हुआ पुरुष, जैसे पथरीली ज़मीन पर बिना किसी तैयारी के उग जाता कोई हरा बिरवा या सूखे घास की नोक पर टिक जाती ओस की एक बूंद। हारा हुआ पुरुष बहुत सारे हो हल्ले के बीच बहुत धीमी आवाज़ में उच्चारा गया तुतलाता सा कोई शब्द है जिसे बड़ी आसानी से सुन लेती है कोई भी भरी छाती वाली स्त्री। शुक्रिया।